नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पाली बोथरा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। कई महीनों से मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, जिसका कुछ मेरा निजी कारण था। मैं असमर्थ था आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने में, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करेंगे। और इसी सिलसिले में मैं कुछ बताना ये चाहता हूँ नए व्यूवर के लिए कि मेरे इस चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट कक्षा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक का है। अगर आप पुराने छात्र हैं, व्यूवर हैं, तो आपको तो पता ही है, लेकिन अगर नए हैं तो वो आप इस पर जा कर के देख सकते हैं। तो आइए, आज हम फिर वापस हम आ गए हैं और एक कंटिन्यू क्लास बना रहेगा। तो एक नए चैप्टर के साथ हम इतिहास की क्लास को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। तो इसमें एक नया चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता है। इसे मैंने आपको 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ाने का, समझाने का कोशिश किया हूँ। एक क्लास सभी छात्रों के लिए पहले बुनियादी समझ पैदा करने के लिए है, ताकि आसानी से ये बड़ा चैप्टर को समझने में किसी छात्र को दिक्कत ना हो। तो इस वजह से इसे 3 हिस्सों में 1920 से पहले, यानी 1920 ईस्वी से पहले इसकी खोज के बारे में क्या स्थिति थी, 1920 से लेकर 1947 तक के बीच में इस खोज को क्या प्रगति हुई इस सभ्यता के बारे में। और तीसरा हिस्सा है जो भारत विभाजन, यानी देश 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद इस सभ्यता के बारे में खोज से संबंधित क्या विकास हुए, क्या प्रगति हुई। तो इसके बारे में पहले हम समझेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले एक बात हम कहना चाहें कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके पहले जब हमारे देश में मतलब अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो एक ऐसी धारणा बन गई थी कि सिकंदर जब भारत पे 326 ईस्वी में बीसी में आक्रमण किया था, तो उसके बाद का जो है इतिहास के बारे में एक पूर्वाग्रह कहें या एक ऐसी गलत धारणा बन गई थी कि भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में कोई ऐसी सभ्यता विकसित नहीं थी। हालांकि अंग्रेज विद्वान हमारे देश के संस्कृत और अन्य भाषा के ग्रंथों को पढ़ करके हमारे सभ्यता और संस्कृति को समझ रहे थे, लेकिन एक विकसित सभ्यता के बारे में अज्ञात थे और कोई पता नहीं था। तो जब ये बात आगे बढ़ी, इसकी खोज आगे बढ़ी, तब पता चला कि ये दुनिया के कई सभ्यताओं, जैसे मिस्र की, मेसोपोटामिया की, चीन की, उन सभ्यताओं के समानांतर भारत में एक विकसित सभ्यता थी। तो इसके क्रम आगे बढ़ते हैं, इस खोज से संबंधित इसकी प्रगति आगे बढ़ती है। तो ये सबसे जो पहले खोज का आरंभिक शुरुआत जो होता है इस सभ्यता का, वो सी मैसन से शुरू होता है। सी मैसन एक अंग्रेज विद्वान थे जो पुरातत्व विभाग में ही काम कर रहे थे, भारतीय पुरातत्व विभाग में। उन्होंने सबसे पहले 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक जो स्थल है उसका परीक्षण कर, उसका निरीक्षण परीक्षण किए, तो उन्हें पता चला कि जरूर इस क्षेत्र में यहाँ पे कोई एक पुरानी सभ्यता का अस्तित्व है, इसका कोई एक कहानी है छिपा हुआ। तो यानी सबसे पहले इस सभ्यता की चर्चा करने वाला जो है सी मैसन है, जो 1826 ईस्वी में किए थे। इसी क्रम को या इसी खोज को, प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853, अलेक्जेंडर कनिंघम एक इतिहास का फेमस नाम है, 1853 और फिर पुनः 1856 में हड़प्पा की यात्रा की। और उस यात्रा में कई ऐसे टीले जो वहाँ पाए गए ऊंचे ऊंचे, उस टीलों का निरीक्षण किया। और उस निरीक्षण करने के बाद जो है उन्होंने एक प्राचीन सभ्यता होने की संभावना व्यक्त की। फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कुछ खोज किए थे, जैसे उनको कांचली मिट्टी की मुहरें मिली थी टेरिकोटा की, तो उसको जो है उन्होंने एक पत्रिका में, एक मैगजीन में छपवाने का, प्रकाशित कराने का कोशिश किए। और जो उत्खनन किए थे उस स्थल का एक मानचित्र को प्रकाशित करवाए। फिर इसी काम को आगे बढ़ाते हुए M.L. डेम्स नामक अंग्रेज विद्वान ने 1886 ईस्वी में, तथा दूसरा J.F. फ्लीट नामक विद्वान ने 1912 ईस्वी में कुछ हड़प्पा कालीन मुद्राएं प्रकाशित करवाई, जो उसी स्थल से यानी हड़प्पा वाले स्थल से खोजे गए।
तो पहला जो इसका पार्ट है, चरण है 1920 से पहले, वो यहाँ तक 1912 तक आकर के लगभग समाप्त हो गई थी। ये छोटे छोटे खोज अस्तित्व में इस सभ्यता के बारे में आ रहे थे। आगे जब 1920 से लेकर के 1947 तक की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई और इस सभ्यता की मान्यता भी मिलती है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले सिंध में एक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हो रहा था अंग्रेज़ों द्वारा, और एक कार्य जो है वो आप जान रहे हैं कि रेलवे का विकास भारत में जो है किया जा रहा था। अधिक से अधिक संसाधनों का, जो कृषि या ग्रामीण संसाधन था, उसको यूरोप में निर्यात करने के लिए। तो उसी के क्रम में सिंध वाले क्षेत्र जो आज का पाकिस्तान में है वहाँ रेलवे बिछाया जा रहा था। तो उसी के क्रम में वहाँ पे जो खुदाई की जा रही थी उससे कई ईंटें ऐसे निकल रही थी जिससे इस सभ्यता, यानी इसकी नाम उस समय नहीं थी, लेकिन इसके बारे में एक अज्ञात सभ्यता के बारे में एक संभावना बन गई थी और कुछ अवशेष इस प्रकाश में आ गए थे। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए उस समय के, यानी जब 1920 के समय में जब हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन जो निदेशक थे वो सर जॉन मार्शल थे, और उनके सहयोगी तो कई थे, लेकिन उनमें विशेष रूप से MS बत्स, यानी माधव स्वरूप बत्स इनका पूरा नाम है, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज की, यानी ये दोनों पुरास्थल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा की है। फिर इसी कार्य को जब उन्होंने आगे बढ़ाए और कई चीज़ें प्रकाश में आई, जैसे प्रकाश में आने का मतलब ये है कि इस नई एक सभ्यता के रूप में आया। फिर इसकी भाषा के बारे में बातचीत होने लगे। टेरिकोटा की कई ऐसी मुहरें मिली जिस पर कुछ लिखा हुआ था, तो यानी लिपि की जानकारी मिली, और कुछ देवता और कहें तो एक धार्मिक विश्वास के बारे में पैदा हुआ। कुछ ऐसी बातें जो एक अलग तरह का एक स्वरूप क्रिएट कर दिया गया। तो आप समझें कि ये जॉन मार्शल साहब और MS बत्स के द्वारा जो खोजी गई चीज़ें थी वो एक सामने एक सभ्यता के बारे में, एक नई सभ्यता के बारे में एक नया विचार लेकर के आया। और जैसे ही एक नई सभ्यता का विचार आया तो आपसी विचारधाराओं का या आपसी विचारों में ये मतभेद या विरोध या एक दूसरे को जो है काटने का या सहमति प्रदान करने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये नई सभ्यता के बाद हुआ। फिर इसके बाद इसमें अगला जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी द्वारा उठाया गया। 1921 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा की और 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की निर्णायक खोज की। निर्णायक खोज का मतलब है कि इनको श्रेय दिया जाता है कि आपने अक्सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपने सोल्व इन्हीं के नाम पे किया होगा कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने। कब? तो 1921। और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो आपको पता चला कि पहली बार खोज तो आप कहें तो जॉन मार्शल और MS बत्स के द्वारा किया गया, लेकिन ये खोज की उस समय मान्यता नहीं और ये पूरा नहीं था, एक संक्षिप्त जानकारी थी इस स्थल के बारे में। लेकिन इन्होंने जो खोज किया वो इस सभ्यता को पूरी तरह से प्रकट करके सामने ला दिया और इसके अस्तित्व को सामने प्रकट कर दिया। तो इसलिए इनको मतलब कहें तो इस सभ्यता के खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो इन्हीं दोनों विद्वानों को या पुरातत्वविदों को दिया जाता है। अब जब ये खोज हो गया, निर्णायक एक बात निकल कर के आ गई, तब जा कर के इसको, यानी ये जो खोज से संबंधित जो सूचना इकट्ठा हुई, पूरा अवशेष इकट्ठा हुआ, इसको एक लंदन से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी, जो उस पत्रिका में 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल, याद रखें जॉन मार्शल उस समय भी ये पुरातत्व विभाग का निदेशक हैं, यही जॉन मार्शल हैं, सर जॉन मार्शल। इन्होंने इस खोज की को घोषणा की, उसमें प्रकाशित करवाया, यानी इस सभ्यता की खोज की घोषणा हो गई। तब विश्व के पुरातत्वविद और विद्वान जो ऐसे खोज में रुचि ले रहे थे, नए पुराने सभ्यताओं के खोज में रुचि ले रहे थे, उनमें एक हलचल पैदा ले ली, एक सनसनी पैदा ले लिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी इस तरह का, एशिया महादेश में एक सभ्यता सामने आई है।
फिर भी इस समय तक इसकी मान्यता नहीं मिल पाई थी। मान्यता की जहाँ तक सवाल है तो एक कुछ और भी आगे जा कर के एक क्रम कंप्लीट हुआ। एक क्रम कंप्लीट हुआ एमएस बस, यही माधव स्वरूप बत्स हैं जो 1920-21 में इसकी, और जॉन मार्शल ने 1922 और से लेकर के 27 के बीच मोहनजोदड़ो की कंप्लीट उत्खनन का कार्य कर दिया। यानी इस सभ्यता से जुड़ी हुई पहले तो ये निर्णायक मोड़ पे लेकर के दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी आए, लेकिन मार्शल साहब और बत्स साहब ने इसको एक निर्णायक मोड़ पे कंप्लीट किया ले जा करके इस खोज को, और तब जा कर के इसको विश्व स्तर पे इसकी इस सभ्यता को मान्यता मिल गई कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक विकसित सभ्यता थी जो पुरातात्विक सभ्यता थी। और ये अचानक मतलब एक तरह से कहें तो हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य को और हमारी सभ्यता की इतिहास की जानकारी को पुरातात्विक स्रोत और अन्य स्रोतों के आधार पे सीधा 3000 साल पीछे लेके चला गया। वैसे कई सारे विद्वान अंग्रेजी जो थे वो हमारे संस्कृत एवं अन्य भाषाओं के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, और वो वैदिक काल के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में कई जानकारियाँ इकट्ठा किए, समझ बूझ रहे थे यहाँ के सभ्यता संस्कृति के बारे में। लेकिन मुख्यतः एक नई सभ्यता और संस्कृति का जो खोज हुई वो ये सब क्रियाक्रम या कहें तो ये सब प्रक्रियाओं के दौरान गुजरते हुए हुआ। अभी वर्तमान जानकारी क्या है? अभी वर्तमान में कहें तो लगभग 1500 से ज़्यादा स्थलों की खोज ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हो चुकी है, और इसमें लगभग 220-30 ऐसे स्थल हैं जो आप कह सकते हैं कि वो काफ़ी विकसित स्थल हैं, और समकालीन दौर में मतलब इस सभ्यता के दौर उस समय 3000 बीसी के आसपास से जो आप शुरू मानते हैं इसको, उस दौर में इतना ज़्यादा किसी भी सभ्यता में एक विकसित जो है स्थल देखने को नहीं मिलता है। तो इसका ये वर्तमान स्थिति है। अब आ जाएं तीसरे पार्ट में। ये पार्ट 2 जो है इसका खोज का यहाँ आकर के कंप्लीट होता है एक संक्षिप्त में। तो अब तीसरे पार्ट में है कि भारत विभाजन के बाद क्या स्थिति हुई, कैसे खोज और ये सभ्यता के बारे में आगे जानकारी मिली, किस तरह से आगे बढ़ी। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस सभ्यता का जो महत्वपूर्ण जो पूरा स्थल थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जो चले गए बंटवारा के बाद पाकिस्तान वाले हिस्से में। उसके बाद चान्होदरो, झुकाड़, ये सब भी सभ्यता जो थी स्थल थे वो पाकिस्तान वाले हिस्से में चल गए। लेकिन भारत में केवल 2 ऐसे उस दौर के यानी 1947 के आसपास जो खोज हुए थे उस समय के दौर के जो स्थल थे वो बच गए। एक कोटला निहंग खान, ये नाम है स्थल का, और दूसरा है रंगपुर। ये कोटला निहंग खान पंजाब में रोपड़ के पास है जो सतलज नदी के किनारे है, और ये रंगपुर गुजरात में है, काठियावाड़ कच्छ वाले क्षेत्र में, जहाँ से आपने पढ़ा भी होगा कि धान के भूसी का साक्ष्य जो है वो रंगपुर से मिला है। तो ये स्थल रह गए। वो ये बात है भारत विभाजन के समय का, यानी 1947 से लेकर के 50 के आसपास का ये दौर का है। फिर जब देश का विभाजन हो गया तो भारत में भी इसका सर्वेक्षण सुनियोजित तरीके से, प्लानिंग तरीके से भारत सरकार ने करवाना शुरू किया, और बहुत सारे जो है भारत में नए नए खोज हुए। जैसे राजस्थान में अमलानंद घोष और HR बिष्ट, कई ऐसे विद्वान हैं पुरातत्वविदों ने काफ़ी पुरास्थलों की खोज की, जिसमें बानावली, राखी गढ़ी और कालीबंगा, कई ऐसे पुरास्थल सामने आए। मीठा थल, ये सब राजस्थान में सामने आए। गुजरात में SR राव ने कई ऐसे पुरास्थलों को खोज की। उसके बाद YD शर्मा पंजाब वाले क्षेत्र में खोज में सक्रिय रहे, और इस तरह से हमारे देश में पुरास्थलों की संख्या यानी भारत में बढ़ते चली गई। उसी तरह से पाकिस्तान में भी बंटवारा के बाद जब पाकिस्तान आगे बढ़ा, एक अलग देश के रूप में हुआ, तो वहाँ भी इस सभ्यता से जुड़ी हुई कई ऐसी चीज़ें, नए पुरास्थल खोजी गई, जिसमें कुर्दीजी, आमरी, गुमला, जलीलपुर, बालाकोट आदि पुरास्थल खोजे गए। तो कुल मिलाकर के आपको बैकग्राउंड आपको यही पता चला इस सभ्यता से कि इस सभ्यता कैसे अस्तित्व में आई, किस प्रक्रिया से आई, और
ये जो है प्रक्रिया में कैसे ये आगे बढ़ा, एक बुनियादी समझ, कंसेप्चुअल समझ विकसित आपको करता है। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता है और इसी तरह से इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे इसे छोटे छोटे पार्ट में आपके सामने लेकर के आएंगे, ताकि आप आसानी से इस बड़े चैप्टर को समझ सकें और अपने प्रश्नों को, अपने परीक्षाओं के सवालों को आप हल कर सकें। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लें। और इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं और इस सिंधु घाटी सभ्यता के अगले क्लास में आपको मिलता हूं। आप इस चैनल पे बने रहें और इसे मैं छोटे छोटे टुकड़े के रूप में आपके सामने लेकर के आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।